दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 से हुनर हाट को फिर से शुरू करने की बात कही है। इसकी थीम क्या होगी? ऑप्शन है ग्लोबल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, कोरोना से कौशल तक, या फिर हुनर जीतेगा कोरोना हारेगा। कोरोना महामारी के चलते लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट को सितंबर 2020 से फिर से शुरू किया जाएगा। इसकी थीम लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। हुनर हाट देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले कुशल कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बाजार और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रखी गई है। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। चारधाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग का संबंध किस नेशनल हाईवे से है? ऑप्शन है NH94, NH108, NH58 या NH72। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चारधाम परियोजना के तहत बनने वाली चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किया है। यह 440 मीटर लंबी घोड़े के नाल के आकार की सुरंग है, जिसका निर्माण ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग यानी NH94 पर बसे चंबा शहर के नीचे किया गया है। इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी और इस शहर से होकर गुजरने में पहले के 30 मिनट की तुलना में अब केवल 10 मिनट ही लगेंगे। यह सुरंग अक्टूबर 2020 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। इस सुरंग की स्वीकृत लागत 107.07 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चारधाम परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2016 में किया गया था, जिसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के 889 किलोमीटर के हिस्से का विकास करना शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी NH94। दूसरा सवाल, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और रोजगार के लिए माइग्रेशन कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह आयोग प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कारकों को देखेगा और श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक ढांचा प्रदान करेगा। इस आयोग का उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 23 लाख से अधिक कामगार और प्रवासी लौटे हैं, जिनके लिए सरकार ने बीमा, रोजगार और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश। तीसरा सवाल देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रामकिंकर बैज की 115वीं जयंती के मौके पर आज एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया जा रहा है। इनका योगदान किस क्षेत्र में रहा है? ऑप्शन है मूर्तिकला एवं चित्रकला, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल या फिर अभिनय। संस्कृति मंत्रालय के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने रामकिंकर बैज की 115वीं जयंती के मौके पर एक वर्चुअल टूर का आयोजन किया है। इस आयोजन का नाम रामकिंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस रखा गया है। इस आयोजन में रामकिंकर बैज की उत्कृष्ट कलाकृतियों को दर्शाया जाएगा। बता दें कि रामकिंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे। रामकिंकर बैज को भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक माना जाता है। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वर्ष 1976 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलो बनाया गया और इसी वर्ष उन्हें विश्व भारती द्वारा मानद डॉक्टोरल उपाधि देशिकोत्तम से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी उनका संबंध मूर्तिकला एवं चित्रकला से था। चौथा सवाल, हाल ही में तमिलनाडु के वेलनकन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वेलनकन्नी किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एक तीर्थ स्थल, वैज्ञानिक शोध केंद्र, आयुध निर्माण केंद्र या फिर मिसाइल परीक्षण साइट। हाल ही में तमिलनाडु के वेलनकन्नी में फ्रेश वाटर फिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इस सिल्वर रंग की मछली को पुंटियस सैंक्टस नाम दिया गया है। इस मछली की पहचान और नामकरण कोल्लम के BJM गवर्नमेंट कॉलेज चावरा के जूलॉजी विभाग के प्रमुख मैथ्यूज प्लमुत्तिल द्वारा किया गया है। बायोसाइंस रिसर्च ने उनकी खोज पर एक लेख प्रकाशित किया है। अब बात करें वेलनकन्नी की,
तो यह भारत में सबसे अधिक विजिटेड तीर्थ स्थलों में से एक है। यह तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक शहर है। यह शहर बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ नामक चर्च के लिए जाना जाता है। वेटिकन सिटी के पोप ने वेलनकल्ली को एक पवित्र शहर घोषित किया है। रोमन कैथोलिक चर्च की विस्तारित बेसिलिका तथा वास्तुकला की गोथिक शैली इस चर्च की एक अनूठी विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वेलनकल्ली तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पांचवा सवाल, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान भारत के क्रूड स्टील उत्पादन में कितने फीसद की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन है 14%, 35%, 50% या फिर 65%। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 65% घटकर 3.13 मिलियन टन हो गया। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया था, जिसने भारत में इस्पात के उत्पादन, मांग और आपूर्ति को प्रभावित किया है। विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील की रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले इसी महीने के दौरान देश में 9.02 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। मार्च 2019 की तुलना में भारत में मार्च 2020 में इस्पात उत्पादन में 14% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं वैश्विक इस्पात उत्पादन भी अप्रैल 2019 के 157.67 मीट्रिक टन की तुलना में 13% घटकर 137.09 मीट्रिक टन रह गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 65% की गिरावट अप्रैल माह में दर्ज की गई है। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये सघन तथा परतों वाले होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 40 मीटर से कम होती है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इन वनों में वृक्षों की लंबाई 40 मीटर से कम होती है। यह कथन सही नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, हिमालय पर्वत, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, मरुस्थलीय भाग, अर्ध सदाबहार वन, पश्चिमी घाट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, डेल्टा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वन एवं मैंग्रोव वन। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती हैं। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मरुस्थलीय भाग अर्ध सदाबहार वन के साथ सुमेलित नहीं है। आठवां सवाल देखते हैं, सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन देखते हैं। इसका अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। इसमें शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी तथा फार्म वानिकी तीनों शामिल हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, 1, 2 और 3 सही या उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा वन रोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। ये है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। हरित पट्टी, पार्क
औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यावहारिक महत्व वाले या अन्य कोई पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अधिनियम के तहत शामिल अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार की गई है। इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अधिनियम के तहत शामिल अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, नेशनल पार्क और पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया है, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन इस अधिनियम के उद्देश्यों में शामिल हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जीव मंडल निचय के बारे में सही है या है? ये विशेष प्रकार की भूमि और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। इन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम यानी MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। कूट देखते हैं। केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत के प्रमुख जीवमंडल निचय निम्नलिखित हैं। नीलगिरी जीवमंडल निचय, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीवमंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल, बांदीपुर और मुदुमलाई व नीलगिरी आदि पहाड़ियां शामिल हैं। अगला है नंदा देवी जीवमंडल निचय। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर निशानेबाजी। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।